पिछले कुछ दिनों से हर तरफ चाइना के डीप सीक की चर्चा है और आप में से ज़्यादातर लोग भी चाहते या ना चाहते हुए भी डीप सीक का नाम सुन चुके होंगे, बल्कि ये महसूस भी कर चुके होंगे कि एआई के फील्ड में चाइना ने कुछ तो ऐसा बड़ा अचीव कर लिया है कि जिसने न सिर्फ पूरे दुनिया के मीडिया में हाहाकार मचा रखा है, बल्कि मीडिया में हर तरफ ये हेडलाइन भी चल रही हैं कि अमेरिका उससे हिल चुका है। और ये हकीकत भी है, क्योंकि आपको पता होगा या नहीं भी पता है तो मैं बता दूं कि अमेरिका को चाइना के सिर्फ इस एक अचीवमेंट की वजह से चंद घंटों के अंदर इतना बड़ा नुकसान हुआ, इकोनॉमिकली इतना बड़ा नुकसान हुआ कि जितनी बड़ी तो दुनिया के बहुत सारे देशों की टोटल इकोनॉमी होती है। जब ट्रंप से पूछा गया तो वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उदास लहजे में या कह सकते हैं कि इशारों इशारों में पुरानी गवर्नमेंट को ब्लेम किया। साथ ही ये भी कहा कि हम तो पहले से ही कहते आ रहे थे, और ये भी क्लियर कहा कि ये अमेरिकन्स के लिए वेकअप कॉल है। मतलब अमेरिकन्स को अब जाग जाना चाहिए, वरना बहुत जल्द ही सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब आप में से ऐसे बहुत सारे लोग कि जो अभी भी इसी कन्फ्यूज़न का शिकार हैं कि आखिर चाइना ने ऐसा भी क्या हासिल कर लिया है, और चाइना ने ये जो चैट जीपीटी के मुकाबले में डीप सीक बनाया है, या फिर ओवरऑल भी वो जो एआई के फील्ड में बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, लीड कर रहा है, बल्कि अमेरिका को खुल्लम खुल्ला चैलेंज कर रहा है। तो ये सब कुछ चाइना की तरफ से करना इतना भी ज़्यादा ख़ास और अहम क्यों माना जाता है कि मीडिया की तरफ से ऐसी हेडलाइंस चलाई जाती हैं कि अमेरिका का दौर जा रहा है, चाइना का दौर आ रहा है, या फिर अमेरिका हिल गया, या फिर सच में भी अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान इन चीज़ों की वजह से चंद घंटों के अंदर क्यों हो जाता है। तो इसको समझने के लिए हम ज़रा थोड़ा पीछे इतिहास में चलते हैं। अगर हम लोग आज से सिर्फ 4-5 सदी पीछे जाएँ तो दुनिया में किसका राज हुआ करता था, मतलब दुनिया की वो कौन सी ताकत थी कि जो सुपर पावर हुआ करती थी। ज़ाहिर है ऑटोमन एम्पायर, टर्की की जो सल्तनत उस्मानिया थी उसका दुनिया पर कंट्रोल था और वो दुनिया पर राज किया करती थी। आप कह सकते हैं कि सुपर पावर का स्टेटस एंजॉय किया करती थी। वैसे तो वो सुपर पावर कैसे बने या उन्होंने ये स्टेटस कैसे मेंटेन किया, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है, अगर आप लोग सर्च भी करेंगे तो वो दरअसल उनका गन पावर का इस्तेमाल था। गन पावर का इस्तेमाल पहले भी दुनिया में होता था, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने किया, जिस इफ़ेक्टिव वे में, दुनिया ने वो पहले कभी भी नहीं देखा था। ख़ास तौर से उनकी जो तोपें थीं, उन्होंने वो तबाही मचाई थी कि उनकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती थी। 1452 में इस्तांबुल, मतलब कि कुस्तुनतुनिया के जो पिछले हज़ारों साल से कभी फ़तह नहीं हुआ था और जिसको फ़तह करना नामुमकिन समझा जाता था, उसको भी उस्मानियों ने इन्हीं तोपों के ज़रिए से फ़तह किया था। आप लोग नोट करेंगे कि उस दौर में लोगों की तोपों का वो दबदबा था कि दुनिया के बाकी इलाकों में भी जो कुछ मेजर पावर्स अहम रोल अदा कर रही थी, मतलब दुनिया के बड़े बड़े इलाकों को फ़तह कर रही थी, वो भी किसी न किसी तरीके से ऑटोमन एम्पायर से ही जुड़ी हुई थी। मिसाल के तौर पर इंडिया में ले लीजिए, उसी दौर में ही यहाँ पर मुग़लों की एंट्री हुई थी। आपने सुना होगा कि कम उम्र का नौजवान ज़हीरुद्दीन बाबर चंद हज़ार की फ़ौज मीलों दूर से लेकर आया और यहाँ पर जो बड़ी फ़ौज लेकर सीनियर लोग बैठे हुए थे उनको हराता चला गया। तो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने भी जो इब्राहिम लोदी की एक बड़ी फ़ौज को हराया था, न सिर्फ इब्राहिम लोदी बल्कि आसपास के जितने भी और हुक्मरान थे छोटे बड़े, उनको एक के बाद एक हराया था। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था, जो सबसे बड़ी वजह थी, वो दरअसल बाबर के पास मौजूद तोपें थीं। ऐसी ख़तरनाक और असरदार तोपें कि जिनका मुकाबला करना तो दूर, बल्कि उनसे बचना कैसे है यहाँ के हुक्मरानों को ये भी पता नहीं था। और बाबर को भी वो तोपें कहाँ से मिली थी? ज़ाहिर है ऑटोमन एम्पायर से। थोड़ा और आगे बढ़ें तो सल्तनत उस्मानिया के बाद दौर आया था ब्रिटिश एम्पायर का। अंग्रेज़ों ने इतनी बड़ी सल्तनत कायम कर डाली कि जिसके बारे में कहा जाता था कि इनके यहाँ पर कभी सूरज डूबता ही नहीं है, क्योंकि अगर एक इलाके में डूब जाता था तो दूसरे में निकल चुका होता था। दुनिया के उस कोने पर भी इनका राज, इस कोने पर भी इनका राज, बीच में भी इनका राज, ऊपर भी इनका राज, नीचे, मतलब इस तरीके से इन्होंने पूरी दुनिया को कॉलोनाइज़ किया कि हर तरफ इनके झंडे गड़े हुए थे। अब ब्रिटिश एम्पायर के केस में भी अगर आप लोग इनकी ताकत को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो इनकी सबसे बड़ी ताकत थी इनकी नेवी, मतलब कि समुद्री फ़ौज, जिसको हम जल सेना भी कहते हैं। इन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग और इतनी बड़ी जल सेना, मतलब कि नेवी तैयार कर ली थी कि जिससे टकराना तो दूर, बल्कि टकराने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। उसी नेवी के बलबूते पर इन्होंने दुनिया के जो अहम ट्रेड रूट थे, जो व्यापार के रास्ते थे, न सिर्फ उनको कंट्रोल कर रखा था, बल्कि जो इतने बड़े इलाके पर इन्होंने अपना राज फैला दिया था, उसको भी आसानी के साथ ये नेवी के ज़रिए से ही कंट्रोल कर लिया करते थे। मगर फिर इनका भी दौर गया और उसके बाद दुनिया की कमान संभाली अमेरिका ने। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के पास कमान आई। अब अमेरिका सुपर पावर कैसे बना, उसको दुनिया की ये गद्दी कैसे मिल गई, इसके पीछे आप बहुत सारे रीजंस बता सकते हैं, और जाहिर सी बात है वो सारे वजूहात हैं भी। जैसा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया की जो बाकी मेजर पावर्स थी, चाहे वो ब्रिटिश एम्पायर हो, बाकी यूरोपियन ताकतें हों, रशिया हो, जर्मनी, ये सब या तो कमज़ोर हो गए थे या पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि ये आपस में ही लंबे वक्त से जंग कर रहे थे।
अमेरिका बिल्कुल फ्रेश बैठा था, अलग थलग बैठा हुआ था। इसके अलावा उसने तो इस जंग से बड़ा फ़ायदा भी कमाया था, हथियार बेचे थे और अलग अलग तरीके से इन सारी पार्टीज़ की मदद की थी। अब क्योंकि ये इलाके काफ़ी बर्बाद हो गए थे और जंगों की वजह से सफ़र कर रहे थे, तो इसीलिए इस इलाके के जो अमीर या फिर जो ज़हीन लोग थे वो भी धीरे धीरे अमेरिका मूव कर चुके थे, जिनके वहाँ पहुँचने की वजह से अमेरिका ने अब बहुत ज़्यादा स्पीड से तरक्की करना शुरू की। बहुत जल्द ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो हुई ही, साथ ही वो एटॉमिक पावर भी सबसे पहले बन गया, क्योंकि जाहिर है उसके पास दुनिया भर के और ख़ास तौर से यूरोप के जो बड़े बड़े वैज्ञानिक थे वो वहाँ पर पहुँच चुके थे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के अलावा भी जिस एक चीज़ ने उसको सुपर पावर बनाने में न सिर्फ अहम रोल अदा किया, बल्कि उसका ये स्टेटस हमेशा के लिए मेंटेन करने में भी रोल अदा किया, मतलब हमेशा सुपर पावर बनाए रखने में भी एक अहम किरदार अदा किया, वो चीज़ थी उसकी एयर पावर। जो उसकी वायुसेना थी, जो उसके पास जो वायुसेना से जुड़े हुए हथियार थे, जो उसके फाइटर जेट्स थे, जो बाकी चीज़ें थीं, वो ऐसी ज़बरदस्त थी कि दुनिया में बाकी किसी के पास नहीं थी। बल्कि आज जब इतने साल गुजर चुके हैं तब भी आप देखेंगे कि जो एयर पावर अमेरिका के पास है वो शायद किसी के पास नहीं है। रशिया, चाइना उसको टक्कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आगे भी निकल जाते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अभी भी अमेरिका सबसे आगे खड़ा हुआ नज़र आता है। मगर साथियों, यहाँ पर भी प्रॉब्लम वही है कि हर चीज़ की तरह जाहिर है एयर पावर का दौर भी जाना ही है। अभी गया तो नहीं है, लेकिन बड़ी तेज़ी के साथ जा ज़रूर रहा है और अब इसकी जगह ले रहा है टेक एरा, या आप कह सकते हैं कि अब दौर आ रहा है टेक वॉर का। मतलब आने वाले दौर में आप देखेंगे कि दुनिया में जिस तरह से ये कन्वेंशनल जंगें होती थी, इस तरह की जंगें होंगी ही नहीं। मतलब ट्रेडिशनल वे में जो फौजी हुआ करते थे और आपस में लड़ा करते थे, इस तरह की जंगें 80 से 90% ख़त्म हो जाएंगी, क्योंकि इन तमाम चीज़ों की जगह ले लेगी टेक वॉर। दो बड़े दुश्मन आपस में डायरेक्ट लड़ने की बजाय टेक में एक दूसरे को हराने की कोशिश करेंगे, और यही चीज़ बिल्कुल अमेरिका और चाइना के बीच इस वक्त नज़र भी आ रही है। अब टेक वॉर में आप चाहे जो समझ लें, चाहे एआई के फील्ड को ले लें, स्पेस टेक को ले लें, साइबर टेक को ले लें, किसी को भी, हर चीज़ को इंक्लूड कर सकते हैं। इन सारी ही चीज़ों में इस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतें एक दूसरे को हराने में लगी पड़ी हैं। अब जैसा कि मैंने आपको कहा कि पहली बात तो जंगें होंगी ही नहीं, और अगर 10, 20, 30% जंगें हो भी जाएंगी तो आप देखेंगे कि वो पुराने अंदाज में नहीं होंगी, मतलब डायरेक्ट उसमें जंग नहीं होगी, बल्कि उसमें भी मेन किरदार टेक का ही होगा और ख़ास तौर से एआई का होगा। वो इस तरह से कि अभी भी आप देख सकते हैं कि जो अब जो जंगें हो रही हैं पिछले कुछ सालों से, उसमें सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं ड्रोन्स। मतलब कि फ़ौजी आपस में एक दूसरे के सामने लड़ने आ ही नहीं रहे हैं किसी भी सूरत में। इवन फाइटर जेट्स वगैरह या इस तरह की चीज़ें भी अब ऐसी नहीं बन रही हैं आने वाली जनरेशन की कि जिसमें बाकायदा एक इंसान को बैठना पड़े, बल्कि वो सारी चीज़ें एआई कंट्रोल्ड बनाई जा रही हैं। रशिया यूक्रेन वॉर पर ही अगर हम नज़र डाल लें तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों तरफ से सबसे अहम किरदार अदा किया ड्रोन्स ने। यूक्रेन की तरफ से रशिया में तबाही मचा रहे थे टर्की के ड्रोन्स, और रशिया की तरफ से यूक्रेन में जाकर तबाही मचा रहे थे ईरान के ड्रोन्स। अब वैसे ये भी अपने आप में बड़ी ही अजीबोगरीब बात है कि टर्की और ईरान जैसे मुस्लिम देशों के ताकतवर ड्रोन्स दुनिया के बाकी इलाकों में तो तबाही मचाए पड़े हैं, खूब वाहवाही लूट रहे हैं, लेकिन खुद मिडिल ईस्ट की किसी भी जंग में कोई भी किरदार अदा करने के लिए तैयार नहीं है। ड्रोन टेक्नोलॉजी पर भी अगर आप लोग नज़र डालेंगे तो यहाँ भी चाइना और अमेरिका के बीच मुकाबला नज़र आता है, और ज़्यादातर यही दावा किया जाता है कि शायद चाइना अमेरिका से बाजी मार चुका है। अब अगर साइबर टेक की ही बात कर ली जाए तो मैं ज़्यादा दूर न जाते हुए अभी ये जो इसराइल और फ़िलिस्तीन की जंग हो रही थी, इसी की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। आपको याद होगा कि एक वक्त ऐसा आया कि जब इसराइल और ईरान एक दूसरे के सामने खड़े हो गए थे। दोनों एक दूसरे को खूब धमकियां देते थे, लेकिन एक दूसरे के सामने आने से दोनों ही बचा करते थे। दोनों की ये कोशिश होती थी कि जंग शुरू ना हो, या कम से कम हम पहले हमला ना करें, या कर दें तो इस तरीके से करें कि फेस सेविंग हो जाए और दूसरा कोई हमला ना करे। वो करता था तो उधर से सिग्नल देता था, मतलब डायरेक्ट वॉर में आने से बच रहे थे। लेकिन साइबर अटैक दोनों तरफ से हो रहे थे। लगातार इस तरह की खबरें आती थीं कि ईरान के हैकर्स ने उसके ऊपर कहीं हमला कर दिया, साइबर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से उसकी फ़लाँ इंडस्ट्री जाम हो गई। तो कभी आता था कि इसराइल ने उसकी फ़लाँ इंडस्ट्री पर हमला कर दिया, मतलब साइबर अटैक कर दिया। अब साइबर अटैक से ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है और डायरेक्ट एक दूसरे के सामने आने से बचा जाता है। स्पेस टेक का मामला भी कुछ ऐसा ही है। इसमें भी एक लंबे वक्त से कंपटीशन चल रहा है। यूएसएसआर और जो यूएसए है उसके बीच तो एक लंबी रेस चलती रही थी, हालांकि फिर यूएसएसआर ख़त्म हो गया था और उसी का बचा हुआ जो जानशीन है, मतलब कि रशिया, वही इस मामले में अमेरिका को टक्कर दे रहा है। अभी कुछ वक्त पहले ही जब इसराइल और फ़िलिस्तीन की जंग चल रही थी तो अक्सर इस तरह की अचानक से खबरें आने लगती थी कि अमेरिका से रिपोर्ट हो रहा है कि ईरान इसराइल के ऊपर बहुत जल्द ही हमला करने वाला है।
4 दिन में हमला करने वाला है, 1 दिन में हमला करने वाला है, 1 हफ्ते में हमला करने वाला है, या फ़लाँ तरीके से तैयारी कर रहा है, या वो अब इस चीज़ पर काम कर रहा है। तो ये सारी जो रिपोर्ट्स आती थी वो दरअसल स्पेस के ही थ्रू आती थी। मतलब अमेरिका हो या कोई भी दुनिया की बड़ी ताकत हो, वो स्पेस के थ्रू ही अपने सबसे बड़े दुश्मन या फिर उसके दोस्त या अपने दुश्मन के जो दुश्मन हैं या दोस्त हैं, मतलब हर किसी पर आसानी के साथ नज़र रखता है। और इस तरह की ये जो रिपोर्ट्स जारी की जाती हैं, ये इसी बिहाफ़ पर की जाती हैं कि उनके मुताबिक, मतलब अमेरिका या फिर किसी भी देश के मुताबिक उनको लगता है कि इस देश में कुछ मूवमेंट हो रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि जो उनके मुताबिक शायद शक के दायरे में हैं। इसी जंग के बीच हमने ये भी देखा था कि किस तरह से अमेरिका या अमेरिका से जुड़े हुए जो बाकी लोग थे या फिर जो उनके बाकी सपोर्टर्स थे, उनकी तरफ से रशिया के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया जाता था कि रशिया ईरान और ख़ास तौर से हूतीज़ की मदद कर रहा है स्पेस के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में। मतलब उनको इंटेलिजेंस देता है कि टारगेट कहाँ पर है, किसको टारगेट करना है, किसको नहीं करना है, वरना हूतीज़ के पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ से आ सकती है। इन शॉर्ट वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि आने वाला दौर टेक का दौर है, और जो इस फील्ड में आगे निकलेगा, लीड करेगा, वही दुनिया में सुपर पावर होगा, वही दुनिया को लीड करेगा। और अभी के लिए तो हालात ऐसे हैं कि इस फील्ड में अमेरिका और चाइना के बीच कड़ी टक्कर चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप के जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं, उनके जो कुछ अहम मुद्दे हैं जिन पर उनको काम करना है या जिनका उन्होंने वादा किया है, उसमें एक बड़ा मुद्दा दरअसल टेक का भी है कि हमको टेक में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी के साथ आगे निकलने की कोशिश करनी है और चाइना को टारगेट करना है। वैसे अमेरिका चाइना को इस फील्ड में पीछे रखने के लिए पहले भी टारगेट करता आया है। उसकी जो टेक कंपनीज़ होती हैं या एआई से जुड़ी हुई जो कंपनीज़ हैं जो इन चीज़ों पर काम करती हैं, उन सभी पर ये लोग लगातार सैंक्शंस लगाते आए हैं, अलग अलग तरह की पाबंदियां लगाते आए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चाइना को कंट्रोल नहीं किया जा सका और वो लगातार इस फील्ड में दुनिया को चौंका रहा है। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के थ्रू बहुत आसान ज़बान में आप लोग ये समझ पाने में कामयाब हो गए होंगे कि आखिर चाइना ने ये जो अचीव किया है, इसको लेकर इतना गदर क्यों मचा हुआ है और ये इतना ज़्यादा ख़ास क्यों माना जा रहा है, और इसकी वजह से अमेरिका को इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ और अमेरिका में इतनी ज़्यादा चिंता क्यों बनी हुई है। बाकी इसी तरह की वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि जब भी मैं नई वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके।